लेकिन देश में इससे पहले सेना के ऐसे बेजा इस्तेमाल के दूसरे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। यहां तक कि अभी पिछले कई चुनावों में सेना के अफसरों के जरिए ऐसे बयान दिलवाए गए जो राजनीतिक बयानों की श्रेणी में आते हैं। सैन्य अधिकारियों से इस तरह के बयान दिलवाए गए कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत सरकार की जरूरत है। एक वायुसेना अध्यक्ष तो रिटायरमेंट के बाद अगले ही दिन या 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हमारे देश की वायुसेना ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा बयान कभी किसी सैन्य अधिकारी ने नहीं दिया। तो सेना के राजनीतिकरण और राजनीति के सैन्यकरण का ये गठजोड़ दिखाई देता है, जो इस वक्त अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भर्ती होते हैं अग्निवीर, उनके रूप में सामने आ रहा है। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए बुशरा जी, जनरल नरवणे ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हम तीनों सेनाओं के मुखिया चकित रह गए थे जब ये अग्निवीर की योजना इस तरह से आई। यानी सेना को अंधेरे में रखकर राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के भविष्य के जवानों का भविष्य तय कर दिया। उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए वो सेना में रहेगा, उसमें से भी 25% आगे कंटिन्यू करेंगे, 75% घर बैठ जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी उन्हें। आज जो सुप्रीम सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल सेना कर रही है, सर्वोच्च बलिदान करने वाला व्यक्ति तो शहीद कहलाता है, लेकिन अग्निवीर जो शहीद होगा वो शहीद नहीं कहलाएगा। यानी अपनी ड्यूटी करते समय वो आदमी अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है युवा इस देश का, लेकिन देश उसे शहीद की श्रेणी में रखने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बयानों पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी तो शहीद अजय कुमार सिंह के परिवार वालों से मिलने के बाद 29 मई को मिले थे पंजाब में, वे चुनाव अभियान के समय उसका वीडियो जारी किया। उसी बातचीत के आधार पर राहुल गांधी सदन में कह रहे थे कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने इंटरवीन किया, खड़े होकर कह दिया 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वो ब्रेकअप सेना ने जो बताया और जो सुरेंद्र भाई ने बताया बड़ा स्पष्ट है। वो जो पैसा है वो भी 1 करोड़ नहीं हो रहा, वैसे तो वो भी 98 लाख हो रहा है कुल मिलाकर। चलिए 1 लाख 2 लाख के फर्क को हम मुआवजे में 1 करोड़ मान लेते हैं, पर वो भी तो बीमित राशि है, बीमा का धन है। सरकार और भारत की सेना द्वारा दिया गया मुआवजा नहीं है, पेंशन उसे मिलने वाली नहीं है, अब तक तो उसका प्रावधान भी नहीं है। यही राजनाथ सिंह इसी लोकसभा चुनाव में एक आम सभा में वादा कर रहे थे कि सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा करने को तैयार है, उसमें जिन सुधारों की जरूरत है उन्हें बढ़ाया जा सकता है, कुछ प्रावधान दुरुस्त किए जा सकते हैं, और सदन में गलत बयानी कर रहे थे। ठीक है, राहुल गांधी के वीडियो जारी करने के बाद उस शहीद के पिता ने कहा है कि हमें पैसा मिला है कुछ, लेकिन वो ब्रेकअप तो सेना ने जो जारी किया वो तो गलत है ना, वो मुआवजे की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा एक खतरा सुरेंद्र भाई, मैं दूसरा इसका सामाजिक खतरा देख रहा हूं, वो मैं जरूर डीवी लाइव के जरिए अंकित करना चाहता हूं। ये जो 4 साल के बाद, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सेना में भर्ती होंगे और 75% लोग घर वापस आ जाएंगे। कितनी उम्र होगी उनकी? कुल 21 साल, 17.5 साल से 21 साल की पात्रता है उसकी भर्ती की। मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल में भर्ती हुआ, कोई 19 में हुआ, तो 19 वर्ष की आयु में जो भर्ती होगा वो 23 वर्ष की आयु में भरी जवानी में वापस आ जाएगा। उसके पास हथियारों के संचालन की आधी अधूरी या जैसी भी ट्रेनिंग का तजुर्बा होगा। मैं जिस खतरे को रेखांकित करना चाहता हूं वो है सिविल मिलिशिया बनने का। एक विचारधारा विशेष, एक राजनीतिक दल विशेष के प्रति आस्था रखने वाले ऐसे युवा जिनके पास हथियारों की ट्रेनिंग होगी थोड़ी बहुत, या मैं तो कह रहा हूं पूरे पारंगत होंगे भी, तो और ज्यादा खतरा है। वे कल के किसी अराजक समय में, देश के किसी कमजोर समय में मिलिशिया के रूप में, जन सेना के रूप में उभर नहीं आएंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? दुनिया के इतिहास में तमाम देशों में ऐसा हुआ है कि जो सेना का प्रशिक्षण लिए हुए लोग या भूतपूर्व सैनिक हैं, वे असंतोष के दिनों में मिलिशिया के रूप में लामबंद हुए हैं और उन्होंने तख्ता पलट तक की है, अराजक तत्वों, विद्रोही तत्वों का साथ दिया है। इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा
कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती हुआ युवक 21.5 साल की उम्र में घर वापस आ जाएगा, तो उसे अगला रोजगार कौन देगा? उसे कहां रोजगार मिलेगा? उसकी वैवाहिक स्थिति क्या होगी? उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी? उसकी मनोदशा क्या होगी? जो 4 साल वर्दी में घूमता था और एक दिन उसकी वर्दी खूंटी पर टंग जाएगी भरी जवानी में, उसके पास भारत की औसत आयु के अगले 60 वर्ष और हैं जीने को। वो किस रोजगार के सहारे जिएगा? गांव में लोग मखौल उड़ाएंगे, 4 साल के फौजी हैं ये तो। ये सामाजिक इसके दुष्परिणाम जो हैं, इसके बारे में सरकार ने आकलन नहीं किया है। आज भी मेरा मानना है, दोनों राजनीतिक दलों की ओर मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है कि हमारी सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। कांग्रेस और राहुल गांधी पूरे चुनाव में जिस अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे थे, बीजेपी को और सरकार को साथ बैठकर उनकी शिकायतें तो कम से कम सुनना चाहिए। सदन में एक दिन की चर्चा नहीं हो सकी, सदन स्थगित हो गया। अब 22-23 जुलाई जब भी उसकी तारीख तय होने वाली है, विपक्ष फिर उसकी बात करेगा। क्या ही बेहतर हो कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश के इतने संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करें, राय मशविरा करें, तबादला ख्याल करें। जो निष्कर्ष निकल के आए उस मंथन से, उस अमृत को सामने लेकर देश के रख दें कि इसमें ये गुण दोष थे, ये कमियां थी उस योजना में, हमने पूरी कर दी है, पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे। ये मांग विपक्ष की गलत कहां है? जो पार्टी सेना के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है, जो सत्ता में बैठी है, प्रधानमंत्री दिवाली मनाने जाते हैं सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में, फौजी वर्दी पहनकर टैंक पर चलते हैं, तो क्या वे इन अग्निवीरों के दर्द को सुनने के लिए सदन में एक दिन निर्धारित नहीं कर सकते? और जो बात गलत हो, सुरेंद्र राजपूत साहब की जो मांग गलत हो मत मानिए, पर जो सही बातें हैं, जो सही मांगे हैं, उन्हें मानने में सरकार को क्या दिक्कत है? जी बुशरा जी। राहुल गांधी की पार्लियामेंट में दिया गया वो भाषण इस कदर परेशान कर रहा है बीजेपी को या उन चरमपंथी दक्षिणपंथी ग्रुपों को, जो प्रोपेगेंडा, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इतनी डर गई है बीजेपी। देखिए, कुछ इनपुट तो होंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, इसी कारण सुरक्षा बढ़ाई गई है। और हम और आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, गांधी परिवार हमेशा खतरे में रहा है, लेकिन डरा कभी नहीं। आप जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को ये रिपोर्ट दी गई थी कि आपकी सुरक्षा में, निजी सुरक्षा में जो सिख जवान तैनात हैं, उनसे आपको खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन पर पूरा विश्वास है, मैं इन्हें हटाऊंगी तो अविश्वास का माहौल बनेगा। पर हम जानते हैं अंततः उन्होंने उन्हीं लोगों के हाथों अपनी जान गंवाई, वे शहीद हुए। राजीव गांधी, उनके बारे में सब जानते हैं। श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर जब उन्हें दिया जा रहा था, तो एक सिपाही ने बंदूक से उनके ऊपर हमला किया था, उनकी गर्दन पर, उनके सिर पर। इसके बावजूद कोई बहुत एहतियात नहीं बरती गई और अंततः वे भी शहीद हुए। आज गांधी परिवार उस मुकाम पर है जो चुनौती बन गया है वर्तमान सत्ता के लिए। पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने 10 साल लगातार बीजेपी को विपक्ष में बिठाया, और अब राहुल गांधी ने सत्ता को सीधी चुनौती दी है। और उसमें भी जो चुनौती देने का उनका तरीका है, वो सीधे आमने सामने आर पार की लड़ाई का है। वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वैचारिक हमला। राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बुशरा, वे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई तो बीजेपी से लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं चुनाव के मैदान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे जानते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए, बहुत आगे चलकर बड़ी सफलता के लिए इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कुछ किया है 98 साल में, उसे डाइल्यूट करना है तो सीधे संघ पर हमला करना पड़ेगा। और देखिए, संसद में जिस वक्त वे बात कर रहे थे अहिंसा की, हिंसा की, जब नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा कि ये संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, तो फौरन से पेशतर बिना एक सेकंड रुके राहुल गांधी ने क्रमशः स्पष्ट कहा, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। ये लड़ाई जब उन्होंने छिड़ी, तब से उनके लिए खतरा बढ़ गया है। हम सब कामना करेंगे
कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, इस देश में सब सुरक्षित रहें। जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। लेकिन राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसा तीर है जो तरकश में से निकल चुका है। वो शब्द भेदी बाण की तरह नरेंद्र मोदी की आवाज का पीछा करता रहता है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, राहुल गांधी का सीधा प्रहार वहां पहुंचता है। आपने दो उदाहरण दिए कि आज प्रधानमंत्री क्रिकेट टीम से मिल रहे थे, मुझे उसमें भी कोई उज्जत नहीं मिले, लेकिन कम से कम एक बार 125 लोगों की मौत पर हाथरस के जख्मों पर भी मरहम रख दें, राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी मजदूरों के साथ बैठे हैं, फावड़ा हाथ में लिए हुए हैं, कुदाल हाथ में लिए हैं, रेल की पटरियों पर काम करने वाले मजदूरों के साथ बात कर रहे हैं। विपक्ष के एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जाकर रेल की पटरियों के किनारे मजदूरों के साथ बैठे हैं, फावड़ा कुदाल ले लें, यद्यपि वे बहुत सारे और ऐसे उपक्रम करते हैं। लेकिन राकेश जी, वो उन मुद्दों को उठा तो सकते हैं, वो उन मुद्दों को उठा तो सकते हैं, वो नीट के बारे में बात तो कर सकते हैं, वो अग्निवीर कहें कि हम रिव्यू करेंगे इसके बारे में बात तो कर सकते हैं, वो मणिपुर की बात तो कर सकते हैं, वो और तमाम जो इश्यूज जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उनकी बात तो कर सकते हैं। उनको तो बात करने तक से गुरेज है। परेशानी ये है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए बुशरा, प्रधानमंत्री ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि अब उन्हें ये देश सुन नहीं रहा है। संसद में दिए गए दोनों नेताओं के भाषणों का विश्लेषण आ गया है। दोनों के नाम के यूट्यूब चैनल हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के। लोकसभा में दिए गए भाषण को राहुल गांधी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं अब तक। नरेंद्र मोदी नाम के यूट्यूब चैनल पर नरेंद्र मोदी के उस भाषण को, जिसमें उन्होंने शोले के डायलॉग सुनाए और बचपन की किस्से कहानियां, बालक बुद्धि, सब कुछ कहा है जो प्रधानमंत्री के स्तर के अनुरूप नहीं है, इसके बावजूद सिर्फ 1,30,000 व्यूज हैं। कहां 10 लाख, कहां 1,30,000। खुद संसद टीवी, जो सरकार का खुद का टीवी है, लोकसभा अध्यक्ष उसके नियंता हैं, उस संसद टीवी पर भी राहुल गांधी को 8 लाख लोग सुन और देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी को देखने वालों का आंकड़ा 70-72 हजार पहुंचा था, हो सकता है बढ़ गया हो जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक भी नहीं सुन रहे बुशरा जी। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी न देख रहे हैं न सुन रहे हैं, और ये कोई प्रायोजित नहीं है। भाई प्रधानमंत्री को अगर प्रायोजित होता तो प्रधानमंत्री कर लेते ना, बोर्ड्स के जरिए बढ़वा लेते यूट्यूब पर अपने व्यूज। लेकिन दोनों के ऑर्गेनिक व्यूज हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बात तो कर सकते थे नीट पर, मणिपुर पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो देश उन्हें नहीं सुन रहा है। देश राहुल गांधी को सुन रहा है, क्योंकि देश की बातें, देश के मुद्दों की बातें नेता प्रतिपक्ष उठा रहा है, इसलिए लोग उसे सुन रहे हैं। एक बड़ी बुशरा साहिबा, सुरेन भाई ने बहुत विस्तार से सारे बिंदु रखे हैं, थोड़ा सा और उसकी मीमांसा करते हैं। नंबर 1, सेना का जितना राजनीतिकरण, जितना राजनीतिक इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और इस बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, जो एयर स्ट्राइक के नाम पर बाद में उसे भुनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स में शहीदों की तस्वीरें लगी, सेना की तस्वीरें लगी, उस जैसा सेना का राजनीतिक उपयोग करने का दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। खुद प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पिछले चुनाव में पहली बार के वोटर्स से कहा था कि आपका पहला वोट गलवान घाटी के शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता क्या। बिहार में उन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगे।